अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैसल हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की एक टाइप जिसको कहते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखें, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि एंटी सोशल का मतलब वो नहीं है जो कि गलत फहमी के तौर पे लिया जाता है कि ये वो लोग हैं जो कि सोशल नहीं होते, शाय होते हैं, शर्माते हैं। इसकी एक स्पेसिफिक अपनी डेफिनेशन है। दूसरी बात ये कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर यूजुअली 18 साल की उम्र से पहले डायग्नोज नहीं किया जाता। कुछ उसके साइंस मिल रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, और 18 ईयर्स के बाद जब वो पैटर्न बन चुका होता है, वो नज़र आ रहा होता है, या बार बार एक चीज़ रिपीट हो रही होती है, तब जाके एज अ डॉक्टर, एज अ साइकाइट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट हम डायग्नोज करते हैं कि ये किस किस्म का पर्सनालिटी डिसऑर्डर सामने आ रहा है। और जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं नॉर्मल होते हैं, लेकिन कब वो एब नॉर्मल हो जाते हैं या वो डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, उसमें दो बातें। एक तो ये कि उन सिम्टम्स की वजह से इंसान का अपना पर्सनल डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो खुद तकलीफ में हो, और दूसरा जब उसकी फंक्शनिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाए, उसके रिलेशनशिप्स, उसका काम, उसकी पढ़ाई और ज़िंदगी के बाकी मामलात। जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के मालिक लोग होते हैं, वो लॉज की, कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, उनका एहतराम नहीं करते, डिसरिगार्ड होता है टुवर्ड्स लॉ, टुवर्ड्स सोसाइटल नॉर्म्स। जो दुनिया की अक़दार हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनसे वो उनको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। अपने किए से नहीं सीखते, वो बार बार वो चीज़ दोहराते हैं गलत काम करके, और उससे कोई लेसन ड्रॉ नहीं करते, उस पनिशमेंट का उन पे कोई असर नहीं होता, कोई सबक नहीं सीखते। उनमें एम्पैथी नहीं होती, यानी हमदर्दी नहीं होती, दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के सिचुएशन को समझने की उनमें सलाहियत नहीं होती। वो अपनी ज़ात को सबसे आगे रखते हैं। उनमें इनहिबिशन की कमी होती है, वो अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए गैम्बलिंग की तरफ, जुआ, नशा, शराब, ड्रग्स, उसकी तरफ इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अक्सर पुलिस के मसाइल, थाने के मसाइल फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे कामों में वो शामिल होते हैं कि जिसमें दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचे, उनके हकूक उनको नुकसान पहुंचे। एग्रेसिव हो सकते हैं, वायलेंट हो सकते हैं, यानी गुस्सा उनको जल्दी आ सकता है, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, मार सकते हैं, कंट्रोल नहीं होता अपनी इम्पल्सेस पे, चीज़ों को बेहतर तौर पे डिसेंट वे में डील करने में। इसके अलावा कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस बीमारी कहें या इसको पर्सनालिटी की एक फॉर्म कहें, कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि इनको जो भी वो हरकत करते हैं, बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं, उसके कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए, या और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हेल्प ऑफर करनी चाहिए, जिसमें दवाइयों का रोल तो बहुत कम है, लेकिन जो साइकोथेरेपी है उसका रोल है, रिहेबिलिटेशन का रोल है। उनको एक मौका देना चाहिए ज़िंदगी की तरफ आने का और सोसाइटी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का, जिसमें वो अपने तौर पे जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन दूसरे लोगों के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। इसकी वजह जेनेटिक भी हो सकती है, यानी हम ये देखा गया है साइंटिफिक स्टडीज़ में कि ब्रेन में जो फ्रंटल एरिया है, जो पेराइटल एरिया है, उसमें डिसफंक्शन हो सकता है। उसकी वजह से ये डिसऑर्डर पैदा हो सकता है आगे चल के। एनवायरनमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि पेरेंटिंग कैसी हुई है, किस माहौल में वो पले बढ़े हैं, वहाँ पे तरबियत का कितना अमल दखल था, कितना फुकदान था, घर का माहौल कैसा था, क्या घर में एग्रेशन देखी है, वायलेंस देखा है, घर में कानून की या ट्रेडिशंस की कितनी पासदारी की जाती थी। तो मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जेनेटिक भी और एनवायरमेंटल भी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।